किसको कितनी सीट 2019 में मिली वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा देते हैं। एनडीए को देश भर में 353 सीटें मिली थी, जबकि यूपीए को 91 सीटें और अन्य को 101 सीटें जाती हुई नजर आई थी। तो ये नतीजे हैं जो हम 2019 के आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 2014 के जो चुनावी नतीजे हैं हरियाणा के, वो आप जान लीजिए बीजेपी को 7 सीटें मिली थी, कांग्रेस के हिस्से 1 सीट आई थी और बाकी INLD के हिस्से 2 सीटें आई थी। तो बीजेपी 7 सीटें 2014 में जीती। 2019 में हरियाणा में चुनाव जब हुआ, उसके नतीजे जब आए तो बीजेपी के हिस्से 10 की 10 सीटें आई थी। तो देखिए 2014 का हम आपको ये पूरा डाटा दिखा रहे हैं, पूरा ये फिगर दिखा रहे हैं। बीजेपी के हिस्से 7 सीटें 2014 में आई थी लोकसभा में और 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने हरियाणा से हासिल की थी। एनडीए 2014 का ही हम आपको ओवरऑल जो नतीजा रहा वो भी दिखा देते हैं। 2014 में 336 बल्कि 59 यूपीए और अन्य को 148 सीटें गई थी। तो ये 2014 का हम आपको ओवरऑल आंकड़ा भी दिखा रहे हैं। इससे पहले आइएगा तो 2009 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा का कैसा प्रदर्शन। बीजेपी 0 सीट जबकि कांग्रेस 9 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट आई थी। अब आप लिहाजा लगाइए अंदाजा लगाइए कि 2009 में इतनी बड़ी चुनौती थी कि बीजेपी के हिस्से में हरियाणा की 1 भी सीट नहीं थी। कांग्रेस का यहाँ पर बड़ा जनाधार हुआ करता था। 2009 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने 0 सीट, 1 भी सीट इनके हिस्से में नहीं आई थी। 2009 के लोकसभा ओवरऑल जो नतीजे रहे वो आप जान लीजिए, जहां एनडीए 159 पर सीमित रह गई, जबकि यूपीए 262 सीटें पा पाई थी और 59 सीटें बाकी अन्य दलों को गई थी। 2004 का हरियाणा का नतीजा क्या था लोकसभा में वो भी आप जान लीजिए। 1 सीट बीजेपी के हिस्से, 9 सीट कांग्रेस के हिस्से और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं। देखिए 2004 में 1 सीट जरूर हरियाणा से बीजेपी निकाल पाई थी। 2009 में फिर उस सीट को भी बीजेपी ने गंवा दिया था। उसके बाद जो चुनाव लगातार आगे बढ़े हैं उसमें बीजेपी ने यहाँ पर कड़ी मेहनत और मशक्कत की है और सीटें बढ़ाने का काम किया। 2014 में फिर जब चुनाव हुए थे तब 2014 की जब हम बात कर रहे थे तब 7 सीटें आई थी। 2019 में 10 की 10 सीटें आई थी। अब बारी 2024 की है। ये 2004 का भी आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है। किसे कितने वोट मिले वो हम आपको 2019 का बता रहे हैं। 38.40% एनडीए को वोट परसेंटेज गया, 26.40% वोट यूपीए को गया और अन्य के खाते में जो वोट परसेंटेज था वो 35.20 जा पाया था। तो वोट परसेंटेज किसके खाते में 2019 में कितना गया वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और देखिए वोट परसेंटेज के लिहाज से 2019 में बाकी कांग्रेस के मुकाबले थोड़ी मजबूत बीजेपी नजर आई थी। 2009 उससे पीछे जाइएगा तो 2009 में यूपीए के हिस्से में 36.50% वोट जाता हुआ नजर आया था और 24.20% वोट जो है वो एनडीए के खाते में नजर आया था। इसके अलावा बाकियों के खाते में 15.40 और 23.35% यहाँ पर जो वोट परसेंटेज है वो जाता हुआ नजर आया। अब आप ये आकलन आसानी से कर पाएंगे कि 2009 में बीजेपी की स्थिति जो थी वो ओवरऑल देश में कितनी थी। उससे पहले आप नजर डालिए 2004 में क्या स्थिति बीजेपी की थी। यूपीए लगातार बढ़त बनाती नजर आई थी। 2004 हो 2009 हो वो हमने आपको दिखाया। 2004 में 36.50% वोट प्रतिशत यूपीए के खाते में गया था। एनडीए के खाते में यही वोट प्रतिशत 35.90% था, जबकि बाकियों के खाते में 7.20% वोट गया था, 20.40% अन्य के खाते में गया था। तो 2004 का हमने आपको दिखाया, 2009 का हमने आपको दिखाया। इसके बाद अब आइएगा 2014 पर। यहां से बीजेपी का और एनडीए का जनाधार बढ़ना शुरू हो गया देश भर में। 2014 में एक बहुत बड़ी जीत यहां पर नजर आई थी एनडीए की। 38.9
9.0% वोट जो है वो एनडीए के खाते में गया था। इससे नीचे यूपीए आप देख रहे होंगे 23.30% वोट जो है वो यूपीए के खाते में गया, बल्कि 37.80% वोट जो है वो जा पाया था अन्य के खाते में। तो 2009 तक की जो स्थिति थी वो एनडीए की या फिर बीजेपी की कह लीजिए वो कुछ खास नहीं रही, लेकिन बनाने का काम बीजेपी ने किया। उसके बाद 2019 में भी उससे और बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने, एनडीए ने देश भर में किया। फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं देवेंद्र, फिलहाल यहाँ पर फरीदाबाद में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के कितने लेयर के इंतजाम हैं, किस कदर लोगों को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है, क्या पूरी व्यवस्था है, जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मोनिका, फरीदाबाद की लोकसभा की काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर में जो बैलेट पेपर है उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम जो काउंटिंग में लगे कर्मचारी हैं वो अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं। तमाम जो काउंटिंग सेंटर के अंदर जो कर्मचारी हैं जो काउंटिंग कराएंगे वो हॉल के अंदर जा चुके हैं। और सुरक्षा की बात करें तो 3 लेयर यहाँ सुरक्षा रखी गई है। चूंकि हमारे साथ में रिटर्निंग ऑफिसर हैं विक्रम यादव फरीदाबाद लोकसभा के और डीसी फरीदाबाद, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की तैयारी है काउंटिंग को लेकर, कब से शुरुआत हो जाएगी, क्या क्या प्रक्रिया रहने वाली है? अभी 8 बजे से हम पोस्टल बैलेट की काउंटिंग प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो उसके कुछ देर बाद ही जो कंट्रोल यूनिट है या जो ईवीएम है तो उसकी काउंटिंग हम शुरू करेंगे। काउंटिंग तो शुरू होने जा रही है 8 बजे, बैलेट पेपर की पहले होगी, उसके बाद में ईवीएम से होगी। बाकी जो सेंटर है काउंटिंग, वहाँ क्या व्यवस्था है? एज पर सीईसी सर, तो उसकी भी काउंटिंग जो रहेगी वो थोड़ी देर बाद ही रहेगी। और साथ ही हमारी तैयारियां वैसे पूरी हैं, सभी एजेंट्स मोस्टली आ गए हैं, हमारी टीम सारी तैयार हैं, तो बढ़िया तरीके से काउंटिंग रहेगी आज। पार्टी के जो एजेंट हैं या प्रत्याशी के वो कितने अंदर हैं सर? जितने काउंटिंग टेबल हैं, जैसे अगर मैं फरीदाबाद विधानसभा सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पे हमारे 14 टेबल हैं, तो 14 एक पार्टी के जो एजेंट हैं वो अंदर रह सकते हैं। साथ ही जो पोस्टल बैलेट की भी काउंटिंग है वो भी यहीं पे ही है। तो पोस्टल बैलेट के हमारे 20 टेबल हैं, तो 20 लोग अगर वो आना चाहें जिनने अपने पासेस बनवाए हैं, तो अलग अलग पार्टीज ने अलग अलग बनवाए हैं, तो उतने लोग भी अंदर रह सकते हैं। क्या क्या ले जाना अंदर अलाउ होगा सर सेंटर के? तो अंदर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँ कि जो वर्जित है जी, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिल्कुल ही वर्जित है, वो तो बिल्कुल अंदर नहीं लेके जा सकते। इसके साथ जो चीज़ ले जा सकते हैं उसमें पेंसिल, एक नोटपैड और एक 17C की जो उनको कॉपी जो दी गई थी पोलिंग वाले दिन। सर, सबसे बड़ा सवाल रहता है जिज्ञासा, उत्सुकता जो रहती है वो परिणाम को लेकर रहती है। क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से राउंड होने हैं, कितनी देर में पहला जो रिजल्ट है वो सामने दिखाई देगा? जो राउंड वाइज होने हैं, तो राउंड का अगर मैं कहूँ तो राउंड मेरे ख्याल आधे पौने घंटे में अगर फर्स्ट वाला शुरू करेंगे तो तब आ जाने चाहिए राउंड वाइज, फिर उसके बाद और जो पूरा रिजल्ट है वो दोपहर तक आ जाएगा। ईसीआई की वेबसाइट पर भी अपलोड होगा सर साथ के साथ? बिल्कुल ही जी, एनकोर की वेबसाइट पे और सभी लोग ईसीआई की वेबसाइट से, जैसा सीईसी सर ने कहा कि वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, और साथ ही हम भी यहाँ से अनाउंसमेंट करेंगे जो राउंड वाइज रिजल्ट होंगे वो भी, और इसके बाद में जो पूरी पार्लियामेंट्री के भी राउंड वाइज हो जाएंगे तो उनको भी अनाउंस हम यहीं से करेंगे। ईवीएम मशीनों को लेकर, क्योंकि सर स्ट्रॉन्ग रूम से अब काउंटिंग सेंटर में आनी है, उसकी क्या प्रक्रिया होगी? स्ट्रॉन्ग रूम क्योंकि हमारा हर जगह साथ में ही है, बिल्डिंग के जस्ट साथ में ही है, तो यहाँ पे जो दूसरे वाला गेट है इस बिल्डिंग का उसके जस्ट नीचे ही हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है, तो वहीं से ही अंदर आएगी। इसके साथ ही पोस्टल बैलेट जो है उनका भी ट्रांसपोर्टेशन आज हमने करवा लिया है सुबह। कैंडिडेट्स को पूरा बता के उनके एजेंट्स भी साथ में थे और साथ ही सीआरपीएफ के कर्मचारी भी साथ में। सबसे बड़ा सवाल सर सुरक्षा को लेकर रहता है, सुरक्षा किस तरह की है? सुरक्षा पूरी है, यहाँ पे 3 टियर सुरक्षा है। अगर यहाँ से काउंटिंग हॉल से हम शुरू करें तो सबसे पहले सीएपीएफ यहाँ पे है, तो उसके बाद में जो काउंटिंग सेंटर का जो गेट है बाहर वाला, तो वहाँ पे स्टेट आर्म्ड पुलिस है, और 100 मीटर दूर जो घेरा है वहाँ पे स्टेट की डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में विक्रम यादव, रिटर्निंग ऑफिसर फरीदाबाद लोकसभा के, और डीसी फरीदाबाद, साफ तौर से जानकारी देते हुए कि किस तरह से काउंटिंग की प्रक्रिया होनी है। चूंकि जो उन्होंने जो जानकारी दी है, ठीक 8 बजे जो बैलेट पेपर हैं, बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और करीब आधा घंटा उसमें लगेगा। उसके बाद में ठीक 8:30 बजे ईवीएम मशीनों का खुलना शुरू हो जाएगा, उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। चूंकि बैलेट पेपर पूरे फरीदाबाद लोकसभा में केवल जो सेक्टर 14 डीएवी काउंटिंग सेंटर है वहीं है। और मैं तो एक बार तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, साफ तौर से आप तस्वीर
तस्वीर देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो तमाम एजेंट हैं और जो काउंटिंग से जुड़े कर्मचारी हैं वो हॉल के अंदर, काउंटिंग सेंटर के अंदर जाना शुरू हो चुके हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे होंगे कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, आईटीबीपी के जवान हैं और बाकी तमाम जो जवान हैं वो यहाँ तैनात किए गए हैं। बाकायदा जांच की जा रही है, जो चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे काउंटिंग एजेंट हो पार्टियों के, उनके यहाँ तलाशी लेने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। केवल एक पेन लेकर अंदर जाया जा सकता है, मोबाइल पूरी तरह से वर्जित है। आप देखेंगे यहाँ जो एसीपी रैंक के स्तर के अधिकारी हैं वो गेट पर बाकायदा खड़े हुए हैं, तैनात हैं और तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आपसे बात करेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा को देखते हुए? देखिए, आपको डीसी साहब ने ब्रीफ कर दिया। 3 लेयर सिस्टम है, अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बाहर रिजर्व बटालियन है, उससे बाहर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। तो बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। जो भी इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस है उसको फॉलो कर रहे हैं। धारा 144 चूंकि लगी हुई है, कितने एरिया में आवाजाही हो सकती है या व्हीकल्स हैं, क्या वो कहाँ तक आ सकते हैं? 100 मीटर में जो डायरेक्शंस आई हुई है, हमने नाकाबंदी की हुई है और वो बैन है। बिल्कुल, देखिए चूंकि एसीपी थे वो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रहनी है और चूंकि धारा 144 लगी हुई है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें शायद बैलेट पेपर हैं, बैलेट पेपर लेके आया गया है, उनको अंदर ले जाया जा रहा है साफ तौर से। क्या इसमें बैलेट पेपर है? हाँ जी, हाँ जी, पोस्टर। बैलेट पेपर की देखिए तस्वीर, देखिए बॉक्स में उनको ले जाया जा रहा है काउंटिंग के अंदर। और अब चूंकि कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू होगी, सबसे पहले बैलेट पेपर ओपन किए जाएंगे और उसी की तमाम तैयारी और तमाम कवायद चुनाव आयोग की तरफ से, जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से। बिल्कुल, तो देखिए